अभी अभी उतरा हूँ ले एयरपोर्ट पर और पायलट ने बताया कि बाहर -9 डिग्री का ठंड है। I'm back from a trip to places like Kochi and Hyderabad, which were very warm, and out here in Ladakh it's a cold spell going on with cloudy cold days and freezing cold nights. I hope this cold spell gets over soon. Meanwhile, I have to go and check on some of our projects. So after spending a week outside Ladakh, I have come to the upper valley of Phyang village to check on the Ice Stupa artificial glaciers making, where we are introducing digital automation. चलिए अब हम आपको बताते हैं कि Ice Stupa artificial glaciers को बनाने में हम digital automation कैसे ला रहे हैं, यानी कि इसे स्वचालित कैसे बना रहे हैं। मगर इससे पहले आप में से जिनको ना पता हो उन्हें ये बताना होगा कि artificial glaciers क्या है और glaciers क्या है। तो लद्दाख जैसे इलाकों में खेतों के लिए, पेड़ों के लिए पानी बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए बर्फ से आता है, और ये बर्फ होता है सालों, कभी कभी सैकड़ों सालों से जमा बर्फ पहाड़ों में, जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ ग्लेशियर यूं तो लद्दाख में और स्कार्दू बाल्टिस्तान में सैकड़ों सालों से बनाते आ रहे हैं। में एक इंसान ने इसे और वैज्ञानिक तरीके से बनाना शुरू किया। उनका नाम है पद्मश्री अबा नोरफेल जी। इन्हें आइस मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया कि जो पानी ग्लेशियर से पिघल के सर्दियों में बहता है और वो सागर में चले जाता है, लोगों के काम नहीं आता है, उसे जमाना शुरू किया ताकि वो पिघले गर्मियों के आते हुए। और किसानों के काम ये थी कि अगर वो कम ऊंचाई वाले जगहों पे यानी कि गांव के पास हो, जल्दी गर्मियों में पिघल जाते थे और किसानों की जरूरत से पहले ही चले जाते थे। अब अगर ऊंचाई के इलाकों में बनाएं तो गांव के लोगों के लिए मुश्किल पड़ता था उसे बनाने के लिए जाना, क्योंकि बर्फ में ढके हुए वादियों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपर्स, क्योंकि ये स्तूपर्स से मिलते जुलते थे। अब वर्टिकल में क्या होता है कि धूप इसे पिघला नहीं पाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा, और किसानों को वॉल्यूम चाहिए, सूरज को एरिया चाहिए, उसे हम वो नहीं देते। तो इसलिए ये आइस स्तूपर्स गर्मियों तक भले ही कम ऊंचाई की जगहों पे बनाएं, पिघलता नहीं है। अब मैं बताना ये चाहता था कि आइस स्तूपर्स के बनाने में भी एक समस्या आती रही, और वो ये था कि गांव के लोगों को इसे बनाने के लिए सर्दियों में रात में -20 में जाकर इसके नल को या वाल्व को खोलना पड़ता रात को, और सुबह बंद करना पड़ता, क्योंकि रात को पानी जमता है और स्तूपा बनता जाता है और दिन में थोड़ी गर्मी बढ़ती है। तो वो समस्या को सुलझाने के लिए आंसर था ऑटोमेशन, डिजिटल। और हम जाते हैं ऑटोमेशन को समझने के लिए। ये हैं अंगचुक नोरबू जी, जुले अंगचुक नोरबू। जैसे हम पहले 2018-19 में भी हम अपने आइस स्तूपा टीम के साथ पाइप जम जाना और इसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जानेंगे कैसे ये काम करता है अगर मैं फिसल ना जाऊं। निशांत कश्मीर से हैं, कैसे ये वाल्व्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ और ड्रेन होते हैं? जी काले, सो ये एक सिंपल 4-वे वॉल्व सिस्टम है। इसमें 4 इनलेट आउटलेट्स हैं। तो इसमें पोजिशनिंग सिंपल है काले, क्योंकि अभी दिन है, अगर हम स्तूपा में पानी डालें तो पानी मेल्ट हो जाएगा, जमेगा नहीं। तो वॉल्व पोजिशनिंग क्लोज पे है, पानी यहाँ से आ रहा है और ड्रेन में वापस नदी में जा रहा है। जैसे ही शाम होगी और पानी जमने का टाइम होगा, वैसे ही हमारा सिस्टम ये डिफाइन करेगा कि हाँ अब जमने का टाइम है, तो ये ओपन पोजीशन से ये इस पोजीशन में चला जाएगा और हमारा ये दोनों साइड जो ड्रेन है वो एम्प्टी रहेगा और सोर्स से सीधा स्तूपा पे पानी जाएगा। ब्यूटीफुल। गुड, ऑटोमेशन पे काम करते हैं। दर्शन जी, आप थोड़ा दिखाएंगे कि आज शाम को जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये पानी आइस स्तूपा की तरफ किस तरह जाएगा? ये मेरे पास एक फ़ोन में ऐप है, एक डैशबोर्ड बना रखा है। मैं मेरे फ़ोन से मैन्युअली आइस स्तूपा की तरफ पानी स्विच करूँगा। अभी आप देखोगे कि ये जो वॉल्व है ये घूमने लगेगा, तो कुछ देर लेता है और उसके बाद ये ड्रेन मोड से फ्लो मोड में आता है। ये आप अभी देख पाओगे कि ये अभी ड्रेन करना बंद कर देगा और पानी यहाँ से इस तरफ आइस स्तूपा की तरफ डाइवर्ट होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाल्व सिस्टम पूरा मेड इन इंडिया है, और जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो तो हमारा अपना इन हाउस डेवलप्ड सिस्टम है। आप बताएंगे दर्शन जी इधर आकर कि कैसे क्या क्या क्लाइमेट फैक्टर्स को लेके ये ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है। कल जो आपने वॉल्व सिस्टम देखा, ये यूनिट जो पूरा यूनिट है, इसमें ऑटोमेशन और हमारा वेदर स्टेशन लगा हुआ है। तो वेदर स्टेशन में अलग अलग जो हमने सेंसर्स लगा रखे हैं, जो पानी का तापमान, पानी का प्रेशर, जो वातावरण का तापमान है, ग्राउंड टेम्परेचर देखता है, सोलर रेडियंस देखता है, विंड स्पीड देखता है, विंड डायरेक्शन देखता है, और इन सब चीज़ों को नाप कर ये डिसाइड करता है ये सिस्टम कि किस समय वॉल्व को बंद या चालू करना है। बंद करना मतलब ड्रेन और चालू मतलब इसके पास के ऊपर पानी स्प्रिंकल करना। और इसको मॉनिटर करने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत हम दूर पहाड़ों में हैं, तो कैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे इसके साथ संपर्क बनाते हैं? कल जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा वेदर स्टेशन है और लॉगर है, इसमें हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ये डैशबोर्ड अगर हमें रिमोटली इसका डेटा लेना है, रिमोटली हमें डैशबोर्ड मॉनिटर करना है, तो हमने यूज़ किया हुआ है डायरेक्शन एंटीना, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इंटरनेट पहुँचा रहे हैं और इसके थ्रू हम हयाल में बैठ के, कैंपस में बैठ के, ऑफिस से या दुनिया के किसी भी कोने से हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं और इसका ऑपरेशन हम किस टाइम पे किस तरीके से हो रहा है हम वो देख सकते हैं। थैंक यू वेंकट। इसको पावर करने के लिए विशाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में तो कोई पावर प्लांट या पावर लाइन तो है नहीं। बताइए। जैसे आपने बताया कि बैटरीज का इफेक्ट होता है सन की वजह से, तो हमने जैसे बताया ये सोलर पैसिव बॉक्स है जो सन की ऊर्जा लेके उसको गर्म करता है, साथ ही में जो अंदर का टेम्परेचर है बैटरी के लिए मेंटेन रखता है, जिससे बैटरी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता ठंड का। साथ ही में इसको चार्ज करने के लिए हमने एक सोलर पैनल यूज किया है। जो सोलर पैनल देखेंगे आपने, छोटा सा सोलर पैनल है जिसमें वो बैटरी चार्ज भी होती है, साथ ही में वो पावर करती है वेदर स्टेशन को। और इतने छोटे से सोलर पैनल से पूरा सिस्टम पावर हो रहा है। हाँ गाली। तो अब हम समझते हैं कि इस ऑटोमेशन का फर्क लोगों पर जो इस पे काम करते हैं आइस क्यूपर्स पे सर्दियों में, फर्क क्या पड़ता है, असर क्या होता है। और यहाँ हमारे दुर्जे जी हैं। ऑटोमेशन के असर पहले तो ये बताइए कहाँ कहाँ बन रहे हैं। वैसे तो लद्दाख में 18 विलेजेस में बन रही है। आखिर में ये बताइएगा कि इस ऑटोमेशन सिस्टम का कॉस्ट कितना आता है? और स्विस वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बना था इन 2021, तो इसका अराउंड 22 लाख जा रहा था स्विट्जरलैंड के साथ जी में बना था। और उसके बाद हम लोगों ने R&D बहुत किया, ऑर्गेनाइजेशन बहुत किए, फिर हमने एक्चुएटर्स हमने अलग से सोच किए, वॉल्व अलग से सोच किए, इन हाउस हमने खुद असेंबल किया साथ में मिलके, फिर सेंसर्स सारे कैलिब्रेट किए, कौन सा अच्छे सस्ते सेंसर्स भी अच्छे का काम कर रहे हैं और कैलिब्रेशन के साथ। फिर हमने अभी इस साल एक ऑटोमेशन यूनिट का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ का। तो और हमारी यही कोशिश है और हम यही वो करते कि अगले 1-2 साल में इसका 60,000 तक लेके आ जाए। 22 लाख से 60,000 तक हम लाए हैं इस का कॉस्ट। अब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आइस क्यूपर टेक्निक या फिर ऑटोमेशन, इसका क्या पेटेंट है, कॉपीराइट है। तो बताना चाहते हैं हम पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में नहीं विश्वास करते हैं। हम कॉपी लेफ्ट राइट एंड सेंटर सभी को मदद करना चाहते हैं कि आप कॉपी करें, आप इसकी और बढ़ावा करें, पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये टेक्नोलॉजी जो कि भारत में शुरू हुई आइस क्यूपर बनाने की या फिर ऑटोमेशन की, ये और जगहों पे भी फैलता जाए। अभी आपको मैं ये बताऊं कि लद्दाख के अलग अलग गाँव के बाद अब ये स्कार्दू बल्तिस्तान में भी लोग खुद से बनाने लगे हैं, यहाँ नेपाल में बनाने लगे हैं, और इसी तरह चिली, साउथ अमेरिका में और स्विट्जरलैंड के साथ तो हम काम करते आए हैं, और मंगोलिया से अफगानिस्तान तक इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से भारत की एक टेक्नोलॉजी दुनिया की तरफ फैल रही है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही भारत महान बने और समस्याएं हम अपने टेक्नोलॉजी से सॉल्व करें।